नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है के एपिसोड में आपका स्वागत है। मॉडर्न इंडिया पर इस सीरीज को जो हमने शुरू किया है उसके दूसरे एपिसोड में आज हम बात करेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड देयर कंट्रोल इन इंडिया एंड बाद में इन द लेटर हाफ ऑफ द सेंचुरी, बाद का जो उत्तरार्ध था 18th सेंचुरी का, मतलब 1750 से लेकर 1800 तक का जो टाइम था, उसमें उन्होंने कैसे अपना वर्चस्व बढ़ाया। पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था कि डिस्पाइट बीइंग अर्ली मूवर्स, Portuguese could not establish control over India. There were a few reasons जो हमने पोर्टुगीज पॉलिसी को समझा और जो हमें समझ में आया, उसके कुछ रीजंस थे जिसके कारण से पोर्टुगीज नहीं बट इट वाज ब्रिटिश हु गॉट अ चांस। एंड स्पेशली बाय द एंड ऑफ इट हमको ये समझ में आ गया था कि अभी जो ब्रिटिश और फ्रेंच है इनके बीच की एक राइवलरी जो चल रही है, and that rivalry, how does that play out, ultimately defined who will have claim to India's colony or colonization in the long term. So अभी थोड़ा लार्जर कॉन्टेक्स्ट भी एक बिल्ड करने की जरूरत है। बिफोर गोइंग टू द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, हमको ये समझना एक जरूरी होता है कि फर्स्ट हाफ में ऐसा क्या हो रहा था जिसके कारण ब्रिटिश were able to dominate in the second part. And for that, we have to understand that there are two schools of thought. एक school of thought पहले यह था कि ब्रिटिश जो there was like a lot of internal turmoil because the Mughal Empire was in decline. So there were these smaller states, which were basically can be divided into three different types of states, right? So one were like succession states where the successors started ruling the state independently. Then there were like the revolting states, like for example, Marathas, Sikhs, Jat, Rajputs, like all of these were the revolting states against the existing Mughal Empire. So those were the other type of, and then there were states beyond Mughal rule, such as Travancore and Mysore. So all of these states were in a tussle to for their forming their own identity. इनके rulers कोशिश कर रहे थे, there were constant battles between warring armies और कुछ ना कुछ चल रहा था. And what there is a school of thought that says कि because of this everything went into decline. Society went into decline. Lot of lot of turmoil on political level caused all of this decline. So this they assign to post Mughal Empire decline, and they say like that is why like English came in and they took India towards modernization. ये एक school of thought है कि थोड़ा ऐसा dark age, कोई अंधकार का युग आया और फिर उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर आई और उन्होंने हमें थोड़ा मॉडर्नाइज किया बाद में आकर, और ये एक थॉट है। और इस थॉट को कॉन्टेक्स्ट में रखकर इन द बैकग्राउंड वी विल लुक एट टुडेज एपिसोड। तो आज एक्सप्लोर करते हैं कि क्या ये थॉट जो था कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी अंधकार का युग था और फिर उसके कारण से ये सब हुआ, तो क्या सही में कुछ अंधकार का युग था, क्या था वहां पर, ये आज थोड़ा समझेंगे। तो अब बात करते हैं लेटेस्ट रिसर्च की कि लेटेस्ट रिसर्च क्या कहती है, क्या समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि ड्यूरिंग दिस फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 1700 से 1750, डिक्लाइन तो हो रहा था मुगल एम्पायर, राइट, डिक्लाइन तो हो रहा था, बट और भी बहुत सारे फैक्टर्स वर इन प्ले। तो सबसे पहला फैक्टर क्या था? द फर्स्ट फैक्टर वाज कि जो मराठाज, लाइक सबसे बड़ा फैक्टर, पहले तो एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा था। ये पहली बार नहीं हो रहा था कि अ बिग लार्ज एम्पायर वाज डिक्लाइनिंग इन इंडियाज लॉन्ग हिस्ट्री. Lots and lots of empires came in and ruled and then declined. And then जो रीजनल छोटे छोटे एम्पायर्स में वो डिक्लाइन होते थे, दे यूज टू फाइट अमंग्स देमसेल्फ एंड फिगर आउट, एंड देन समवन फ्रॉम अमंग्स देमसेल्फ, उन्हीं में से कोई
आगे चल के एक बड़ा एम्पायर स्थापित करता था। तो ऐसा ही मौर्य काल में हुआ, फिर मौर्य एम्पायर के बाद गुप्ताज आए, गुप्ताज के बाद फिर हर्षवर्धन आए, फिर बहुत सारे, मतलब बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, ये सब आए, इन्होंने एम्पायर स्थापित करे और फिर इनका डिक्लाइन हुआ तो कोई और आया। तो दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट अ बिग एम्पायर वाज डिक्लाइनिंग। एंड सो दिस, now the research, now the thought is that if let if the system was kept without interference, these smaller kingdoms would have ultimately figured it out, and some new empire would have come, and the direction of Indian political environment would have been completely different, है ना। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट अब इमर्ज होकर आ रहा है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स और रीजंस को हम एक्सप्लोर करते हैं, है ना, कि विदाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस वी कुड हैव मॉडर्नाइज्ड आवरसेल्व्स। तो जैसे क्या था, कैसे समझ में आता है ये, तो सबसे पहले समझ में आता है कि एक, आप जो रिवॉल्टिंग स्टेट्स देखेंगे जो रिवॉल्ट कर रहे थे, लाइक मराठा, सिख्स, राजपूत, जाट, these these states were basically the monarchs or the kings or the princes here, they were from the land owning part of the society, है ना। और इनके लिए लैंड से ही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती थी इकोनॉमी, सो इकोनॉमिक बेनिफिट वाज कनेक्टेड टू लैंड, एंड देयरफॉर लाइक दे वांटेड टू मेंटेन कंट्रोल ओवर दीज लार्ज स्वॉथ्स ऑफ लैंड, एंड दैट्स व्हाई दे वर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स। तो अगर बहुत रीजनल लेवल पे देखेंगे तो दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज प्रीटी अंडरस्टैंडेबल, राइट। लाइक आप यूरोप में भी इस समय पे देखेंगे तो ऐसा ही हो रहा था, लैंड के लिए ही सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ हुई है, करेक्ट। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी कवर करा था, तो ये उसी टाइप की लड़ाइयाँ चल रही थी, ये आपस में लड़ रहे थे, पुशबैक होता था, फिर कोई नया व्यक्ति आता था और ये चल रहा था टर्मोइल। सिमिलरली देयर वर स्टेट्स जो सक्सेशन स्टेट्स थे, उनमें क्या था, उनमें रूलर्स रियलाइज्ड, एंड आई थिंक अगेन वी हैड डिस्कस दिस इन our discussion during French Revolution, that rulers realized that to rule over a large part of the land, they need a standing army. And to get that standing army, they entered in arrangements with the zamindars, है ना। तो वहां पे नोबिलिटी के साथ अरेंजमेंट होता था, यहाँ पर वो टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और फिर एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करने के लिए वो जमींदार से टैक्स रेवेन्यू लेते थे। अच्छा, जमींदार जो थे वो लोग टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और उनसे निकलवाता कौन था, यहां पर एक लिटरेट हिंदू पार्ट ऑफ द सोसाइटी का जन्म हो रहा था, जो लिटरेट थे। सो कायस्थ और खत्री समाज के जो लोग होते हैं, दे बिकेम एक्टिव इन द ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट रोल्स में वो लोग एक्टिव हो गए। तो ये लोग जमींदार को बताते थे कि भाई अभी तुमको टैक्स देना है। कभी कभी राजा जो होता था या जो भी थे नवाब थे, वो लोग जल्दी टैक्स मांग लेते थे, तो फिर क्या होता था, जमींदार किसी महाजन से, मतलब बैंकर से लेके वो पहले देते थे, और बैंकर भी इस लेवल पे इंटरेस्ट कमाते थे, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि सोसाइटी के लेवल पे ये बैलेंस एडजस्ट हो चुका था, है ना। ये बैलेंस एडजस्ट हो चुका था, और कैसे एडजस्ट हो चुका था, क्योंकि आप देख, समाज के ही लोग अगर कहीं पे काम कर रहे हैं और उसी सोसाइटी से अगर जुड़े हुए हैं, तो उसमें वहां का धन, वहां की प्रॉस्पेरिटी उस लोकल जगह पर ही रह जाएगी। और यही हुआ अंग्रेजों के आने से पहले, जो भी पहले के शासक आए, मुगल आए, बाद में बहुत सारे अलग अलग शासक आए, उन्होंने इस प्रॉस्पेरिटी को यहीं पर रखा। दैट वाज अ बिग डिफरेंस। क्यों? क्योंकि इस तरीके का बैलेंस बिटवीन द सोसाइटी, बिटवीन द बैंकर जो कि महाजन है, जमींदार है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, नवाब है, और उसकी स्टैंडिंग आर्मी है, उसके बीच में सेट हो चुका था। तो ये समझना जरूरी है। और दूसरा फिर क्या हुआ, तीसरा एक और एग्जांपल, आप जो मैसूर का स्टेट है, विच वाज हैदर अली एंड लेटर टीपू सुल्तान, उन्होंने एक और अपना रीजनल लेवल पे एक और स्टेप लिया, ऐसा स्टेप जो बहुत बड़े बड़े राजा लोग भी नहीं ले पाए थे, जैसे अकबर भी नहीं पॉसिबल कर पाए, शेरशाह सूरी ने भी कोशिश करी थी बाद में, क्योंकि, और वो क्या स्टेप था कि बिटवीन द फार्मर्स एंड द रूलर बीच का कोई नहीं रहेगा।
तो उन्होंने और शायद वो इसलिए भी हो पाया होगा क्योंकि इनका स्टेट जो मैसूर था वो बड़े मतलब बहुत बड़े रीजन से कंपैरिजन में छोटा था। तो मैसूर में उन्होंने वो पूरा बीच में मिडिल मैन को हटा दिया और सीधे फार्म रिफॉर्म्स लाए, जिससे फार्मर्स को सीधे फायदा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके टू मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी। इनफैक्ट टीपू सुल्तान ऑल्सो ट्राइड टू ओपन अ ट्रेडिंग कंपनी, है ना। तो वो भी आप देखिए बहुत मॉडर्न सोच वाले थे, और ये सिर्फ इसी की तरफ इंडिकेट करता है कि जो लोकल रीजनल किंगडम्स थे, दे वर बिगिनिंग टू फिगर आउट हाउ दे वांटेड टू प्रोग्रेस ahead, and again maintaining a standing army, having a middleman, not having a middleman, all of these trends were also visible in parts of Europe at that same time. तो ये कहना कि ये कोई इरा ऑफ डार्कनेस था और ऐसा था, वो थोड़ा मतलब उस उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऐसा शायद नहीं था, है ना। तीसरा क्या था कि बिकॉज देयर वाज दिस लोकल इकोनॉमी, बिकॉज प्रॉस्पेरिटी वाज, द मनी वाज एक्सचेंजिंग हैंड्स बिटवीन द लोकल पीपल, देयर वाज अ बिग एप्रिसिएशन फॉर आर्ट कल्चर लिटरेचर एट अ लोकल लेवल। तो लोकल लेवल पे बहुत बढ़ावा मिल रहा था, और देयर वाज अ ट्रेंड ऑफ प्रेवलेंस ऑफ कैश क्रॉप्स, है ना। कैश क्रॉप्स हो गई, और सिल्वर फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड कमिंग इनटू द मार्केट। तो इसके कारण से फिस्कलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होने लग गया। देयर वाज अ लॉट ऑफ कैश एंड मनी एंड लिक्विडिटी इन द मार्केट, है ना। तो इसके कारण से भी बहुत ज्यादा आर्ट कल्चर वगैरह को एप्रिसिएशन मिला, और लोकल ट्रेड को बढ़ावा मिला, लोकल जगहों पर प्रॉस्पेरिटी रही। ये अब जो एक करंट एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये इमर्ज हो रहा है। सिमिलरली देयर वर रूलर्स हु आल्सो फॉट द फॉरेन रूलर्स, मतलब फॉरेन ऑक्यूपेशंस आउट। सो जैसे मार्तंड वर्मा और राम वर्मा जो त्रावणकोर के रूलर्स थे, उन्होंने डच को वहां से एकदम बाहर किया, राइट। दे ऑल्सो अडॉप्टेड अ मर्केंटाइल पॉलिसी। मर्केंटाइल पॉलिसी मतलब कि एक बड़ी आर्मी मेंटेन करो और ट्रेड के मदद से अपने यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी को रखो, राइट। सो ऑल ऑफ दीज, ऑल सेम फॉर लाइक अगेन लाइक द टॉकिंग अबाउट ट्रावणकोर, आप जो मैसूर का एम्पायर था जो कोई बियॉन्ड मुगल था, जो मैंने कहा है ना, तीन तरीके के थे। मैंने कहा एक तो revolting थे which were मराठा सिख्स, मैंने कहा कि they were trying to protect their land because that was a part of their economy. Then the second one was succession state, जहां वो अपनी खुद की एक इकोनॉमी डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे through different arrangements at a lower level of society so that prosperity stays within. And then the third was beyond Mughal, which was Travancore and Mysore, जहां पे भी land reforms, trade reforms, mercantile policies लाई गई to keep the prosperity and maintain a large standing army. तो ये हमको समझ में आ रहा है कि भाई ये सब हो रहा था, तो इसके बावजूद नाउ व्हाट हैपेंड सो दैट ब्रिटिश वर एबल टू एस्टैब्लिश कंट्रोल। और इसमें हम लोग ब्रिटिश फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा देखेंगे कि व्हाई ब्रिटिश नॉट फ्रेंच एट दैट टाइम ऑफ द ऑफ 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 हिस्ट्री। सो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ब्रिटिश कंपनी वाज एक्सट्रीमली वेल प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। इसका एक बोर्ड, मॉडर्न कंपनी थी बहुत, इसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था, 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे पूरा ग्रुप, एंड दे वुड डिटरमाइन एंड दे वुड वर्क इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, एंड देयर इंटरेस्ट वाज जस्ट एक्सपैंडिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो और फ्रेंच कंपनी में प्रॉब्लम क्या था, उसमें बहुत ज्यादा मोनार्कियल इंटरफेरेंस था, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स थी, बहुत ज्यादा आप देखेंगे कैसे ये पॉलिटिक्स होती है एंड आगे चल के। तो इट वाज नॉट प्रोफेशनली मैनेज। तो उसका जो सपोर्ट था, बैक एंड सपोर्ट था, यहाँ पर भी मोनार्कियल बैकिंग थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, पर इंटरफेरेंस उतना नहीं था बिकॉज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और इस इंटरफेरेंस के कारण क्या हुआ कि ultimately when it came to like battlefield and diplomacy and you know working their way to control India as a colony, British had a upper hand. तो सुनते हैं कैसे अपर हैंड, इसके लिए पता करना होगा। तीन कर्नाटिक वॉर्स हुए, है ना। ये यहाँ से ब्रिटिश फ्रेंच राइवलरी को एक अंडरस्टैंडिंग हम देंगे और फिर समझेंगे कि क्यों ब्रिटिश अल्टीमेटली एंडेड अप। तो थ्री कर्नाटिक वॉर्स हुए। अब
इन तीनों वॉर्स को हम लोग स्पेसिफिकली तो देखेंगे ही, पर हमको इसे लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भी फिट करना होगा, विच वॉज ब्रिटिश एंड फ्रेंच राइवलरी अक्रॉस द वर्ल्ड। ये सारी जगहों पर जो कॉलोनीज थी वहां पर ये राइवलरीज किसी ना किसी तरीके से दिखाई देने लग गई थी, राइट। आगे चल के नेपोलियन ऑक्यूपाइज इजिप्ट, ये वो भी बहुत कुछ इधर वाले जो टसल चल रही थी इन्हीं से कनेक्टेड भी था, राइट। तो ये सारी चीजें जो होती हैं कि फ्रांस कुछ कर रहा है, वो ब्रिटिश पे बदला लेने के लिए ब्रिटिश कुछ कर रहे हैं, वो ज्योग्राफी में हर जगह अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होती है, जस्ट थिएटर बदल जाता है, बट वो लार्जर उससे कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में क्या हुआ था, in parallel 1744 to 48 रादर देन, और थोड़ा पीछे से ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया था उधर यूरोप में, कि हैब्सबर्ग मोनार्की का सक्सेसर कौन होगा, और इसमें फिर ब्रिटिश भी इन्वॉल्व हो गए थे। और ब्रिटिश का के पास एक जो सबसे बड़ा चीज आ गई थी वहां पे, एज एज लाइक अ ग्रेट पावर ब्रिटेन हैड बिकम, वाज देयर नेवल पावर। तो क्या हुआ कि जैसे ही ब्रिटिश देखते थे हार रहे हैं, तो क्या होते थे, ट्रेड ब्लॉकेड कर देते थे, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड उस एरिया में सी के थ्रू होता था, तो ट्रेड ब्लॉकेड कर दिया क्योंकि बहुत नेवी है। एंड बिकॉज ऑफ ट्रेड ब्लॉकेड वहां पर, इधर इंडिया में क्या हुआ कि ब्रिटिश वर प्रूविंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो फ्रेंच वेंट अहेड, रिटेलिएटेड, इंडिया में रिटेलिएट किया, और उन्होंने जो सेंट फोर्ट जॉर्ज है मद्रास में, उसको घेराबंदी कर दी, सराउंडेड, एंड इट वाज अ ब्रिटिश फोर्ट। तो ब्रिटिश वेंट टू वहां का रूलर अनवर उद्दीन, उसने जनरल महफूज खान को बोला कि भाई फाइट करो, ये फ्रेंच को हटाओ। ये ब्रिटिश बोले कि भाई ये फ्रेंच हमारे किले को कैसे घेर के खड़े। तो व्हेन महफूज खान वेंट, ही हैड एन आर्मी ऑफ 11,000 पीपल, और उसको जनरल डुपली जो था, जनरल डुपले जो था फ्रेंच साइड से, उसकी 1100 लोगों की आर्मी ने हरा दिया। ये बहुत बड़ी जीत, मतलब ये बहुत रिमार्केबल ऐसा था कि फॉर द फर्स्ट टाइम युद्ध का जो कला था कि लाइट इन्फेंट्री की मदद से आप बहुत बड़ी एक कैवलरी की जो आर्मी है उसको हरा सकते हो, वो एक सीक्रेट सडनली पता चल गया। दूसरा ये हुआ था कि ये जो आर्मी थी, कुछ 1,000 पीपल की भी नहीं होगी, इसमें बहुत सारे मेजोरिटी सोल्जर्स इंडियन थे। तो ये क्लैरिटी भी आ गई कि अरे भाई, तुम इंडियन सोल्जर्स को यूरोपियन टेक्निक में ट्रेन करके उन्हीं को यूज कर सकते हो, राइट। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण था, मतलब इसका देखिए ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये तो क्या किले को ही तो एक जीता या हराया, बट उसका लार्जर इम्पैक्ट था द लर्निंग्स फ्रॉम द वॉर, राइट। तो और ये कोई देख रहा था, अभी कौन देख रहा था हम समझेंगे, बट क्या होता है कि अभी फ्रेंच जीत तो जाते हैं वो फोर्ट ऑफ मद्रास, जॉर्ज, फोर्ट जॉर्ज, बट वहां पे ब्रिटिश ट्रेड ब्लॉकेड कर देते हैं उधर ऑस्ट्रिया वाले फाइट में, सक्सेशन वाली फाइट में। इसके कारण से एक ट्रीटी ऑफ एक्सला चपेल होती है, ठीक है। उस ट्रीटी में ब्रिटिश को ये फोर्ट वापस मिल जाता है ना, बट वापस मिलने के साथ साथ बहुत बड़ी लर्निंग मिल जाती है एट द कॉस्ट ऑफ फ्रेंच, है ना। वो फ्रेंच ने उनको, जनरल डुप्ले दिखा रहे हैं उनको, डुप्ली ने दिखाया है ये, पर ये देख लिया है किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने ये समझ जाते हैं, ब्रिटिश समझ जाते हैं कि हाँ ये भी किया जा सकता है। अब क्या होता है आगे चल के, सेकंड कर्नाटिक वॉर। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर तो ये हो गया, ट्रीटी हुई और वापस, बट काफी लर्निंग 744 से 48 के बीच में। सेकंड क्या हुआ, 49 से 54, कि दे ब्रिटिश विन आरकॉट, और वहां पे कर्नाटक में उनका वो हो जाता है, और दूसरा फ्रेंच गेट अ कंट्रोल ओवर हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद पे कंट्रोल हो गया फ्रेंच का, और ब्रिटिश का हो गया कर्नाटक वाले एरिया पे कंट्रोल। और अब जो है दूसरे और तीसरे के बीच में बहुत कुछ होता है। 1754 से 58 के बीच में क्या क्या होता है, 1754 से 58 के बीच में ये होता है कि रॉबर्ट क्लाइव becomes is made the governor of Bengal, where he copies the same technique that Duplessis had used in interference
इन द सक्सेशन वॉर इन द सेकेंड कर्नाटिक वॉर। ये सेकेंड के टाइम पे ये सीख जाते हैं कि इफ वी इंटरफेयर बिटवीन द सक्सेशन वॉर्स ऑफ इंडियन रूलर्स वी कैन बेनिफिट इन एवरी पॉसिबल वे। ट्रेड तो होगा ही, इकोनॉमिकली भी, सोशल, बहुत सारी चीजें हमको मिल सकती हैं। और यहां से ही ब्रिटिश कॉपीड दैट टेक्निक, यूज्ड इट इन हैदराबाद, सॉरी हैदराबाद क्या बोल रहा हूँ, बंगाल। और बंगाल में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल तो क्या ही थी, धोखेबाजी थी, बट ठीक है, जहां वो जीत जाते हैं और बहुत सारा जो धन होता है, जो वहां से लूट, जो जो कुछ भी मिलता है उसको, इट strengthens them to prepare for third Carnatic War. Second, British also copy the military part of the technique and start training Indian soldiers in their technique of fighting, which is this light infantry जो है, ये बहुत बोलते हैं ना मिलिट्री इन्वेंशन था उस टाइम का, और उसको भी ब्रिटिश कॉपी करने लगते हैं। तो थर्ड में क्या होता है, थर्ड कर्नाटिक वॉर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ 7 ईयर वॉर, है ना। यहाँ पर आई थिंक उस समय हमने जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम थोड़ा डिस्कस किया था, लुई सेकंड उस टाइम के फ्रेंच, लुई सेकंड क्या बोल रहा हूँ, लुई 15th उस समय फ्रेंच रूलर थे, और बहुत टर्मोइल में था। फ्रेंच वाज लाइक इन अ बैड, फ्रांस वाज इन अ बैड शेप, बहुत ब्यूरोक्रेसी थी। तो क्या होता है, थर्ड जो एक बहुत बड़ी चीज होती है, फ्रांस रिमूव्स डुप्लियस देयर, वहां से गवर्नर बना जो है वो हटा लिए जाते हैं, और वहां पर एक कमांडर उन्होंने जो हैदराबाद में रखे होते हैं उनको भी हटा लिया जाता है। और जैसे ही ऐसा होता है, ये फ्रांस की बहुत बड़ी गलती होती है, एंड ब्रिटिश, दे देयर कमांडर सर आयरकूट, he defeats French Count Lally in the Battle of Wandiwash in 1760, and that is it. That ends the French dream of establishing an empire in India. Not just that, एक्चुअली इधर थर्ड कर्नाटिक वॉर होता है, और 7 ईयर वॉर जो उधर चल रहा होता है यूरोप में, मैंने कहा नहीं ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट यूरोप ही है, सब कुछ उसी में ही हो रहा है। तो थर्ड कर्नाटिक वॉर में इधर हारे इंडिया, उधर फ्रेंच ऑल्सो लूज कनाडा, जो नॉर्थ अमेरिकन पार्ट्स होते हैं उनको भी लूज कर देते हैं टू ब्रिटिश। तो ये बहुत बड़ा, और आगे चल के जो बोलते हैं ना, द द एंगर अगेंस्ट फ्रेंच मोनार्की ऑफ द लोकल पीपल, वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये था कि आप ब्रिटेन से कैसे हार सकते हो। ब्रिटेन वॉज देयर एनिमी इन चीफ, फ्रांस का उस जमाने में, करेक्ट। तो बस अब ये ब्रिटिश का यहाँ पर हमारे इंडिया पे एक उनको चमक गया है कि अब कैसे इंडिया पे हम रूल करेंगे। वहां से उन्होंने ये 3 कर्नाटिक वॉर से बहुत लर्निंग, सबसे पहले कि डिवाइड एंड इंटरफेयर बिटवीन द वॉर्स ऑफ द रूलर एंड गेन इन एवरी वे पॉसिबल। डिप्लोमेसी ऐसी करो कि इनको लड़ाओ, और इनके उत्तराधिकार के वॉर में या इनके जो भी लड़ाइयां चल रही है उसका हिस्सा, उसमें इंटरफेयर करो। दूसरा, मिलिट्री, कि यहाँ के लोगों को ही ट्रेन करो। और वहां पर उनको ये भी समझ गया था कि अगर इंडिया के लोगों में नमक हलाली की जो एक मतलब एथिकल वो है ना, तो अगर इनको हम सैलरी देंगे तो ये हमारे प्रति लॉयल बनेंगे। तो वो दूसरा एक समझ में आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, अम, है ना। तो ये दो चीजें समझ में आने से इन्होंने बहुत उसका यूज करा टू विन बैटल ऑफ प्लासी, एंड देन फाइनली थर्ड कर्नाटिक वॉर, एंड अल्टीमेटली it was British who won that tussle for India. यहां से हम आगे चलेंगे थोड़ा, अगले एपिसोड में हम थोड़ा सा और ध्यान देके बैटल ऑफ प्लासी के बारे में थोड़ा और डिटेल से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। फिर बैटल ऑफ बुक्सर के बारे में पढ़ेंगे, बट ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड। सुनने के लिए धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।